नमस्कार साथियों, मैं मनीष पिवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान की किताब 2 संविधान, भारतीय संविधान के बारे में। और उसका अध्याय 1 हम लोग पढ़ रहे हैं कि संविधान क्यों और कैसे। आज उसका है लेक्चर नंबर 8 और हमारी तैयारी चल रही है कलेक्टर बनने की। हम लेक्चर 7 तक पढ़ चुके हैं और आज सबसे पहले ये जानते हैं कि लेक्चर 8 में हमें क्या पढ़ना है। तो आइए देखते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम और संविधान सभा का स्वरूप। जैसे कि अगर आप पावर बूस्टर डोज में चर्चा करेंगे तो वो आज यही होगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये वो कानून है, वो अधिनियम है जिससे भारत को क्या मिली है, आजादी मिली है। इस अधिनियम के तहत ही क्या हुआ है, भारत का विभाजन हुआ है और इसी अधिनियम से भारत को आजादी मिली है। तो इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के बारे में जानेंगे और आज का लेक्चर सच में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। देखिए, आप दूसरे जब किसी चैनल्स पर देखेंगे या आप जब ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं और चैनल्स आप इंग्लिश मीडियम वाले किसी के भी देख लीजिए, कोई भी इतना डीप में जाकर के नहीं पढ़ाएगा, कोई भी इतना विस्तार और विस्तृत में नहीं पढ़ाएगा जितना मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की आपकी किताब में कहीं पर भी चर्चा नहीं करी है, बिल्कुल भी चर्चा नहीं करी है। उन्होंने सिर्फ एक डेट दी है, 3 जून 1947। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, 3 जून 1947 को क्या था, किसका जन्मदिन था, किसका बर्थडे था, ऐसा स्पेशल क्यों है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जितने भी हमारे दिमाग में सवाल उठते हैं ना, इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपके पास हूं। हर सवाल का जवाब दूंगा और बिल्कुल छोटी सी बात का बिल्कुल पूरा जो निचोड़ है वो आप तक पहुंचाऊंगा, वो भी आसान से आसान भाषा में। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या इसे हम कहते हैं इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये क्या है, कैसा है, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले एक मैं आपको छोटी सी बात और समझाता हूं। आप लोग कक्षा 10 तक ये बातें पढ़ते हुए आए हैं कि भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज करना शुरू करा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आती है, 1600 में भारत आती है। कब आती है, 1600 में भारत आती है। 1600 से लेकर के 1857 तक अगर भारत पे कोई राज करता है तो कौन करता है, ईस्ट इंडिया कंपनी करती है। अब आपसे पूछ लिया जाए ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, कौन सी खेत की मूली है ईस्ट इंडिया कंपनी, तो आपको यह कहना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन का एक व्यापारिक समूह है। व्यापारिक समूह जैसे आप अपने शहरों में भी देखते होंगे, भाई यहाँ पर ये केसरगंज व्यापारिक समूह, ये वो वाला व्यापारिक समूह, मतलब जो व्यापार करते हैं उन लोगों के ग्रुप्स बने हुए। तो एक वहां का व्यापारिक समूह था, एक मर्चेंट ग्रुप था। वो वहां की महारानी के पास जाता है, परमिशन लेता है कि हमें इंडिया जाने दीजिए, वो आ जाते हैं। 1600 से लेकर के 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे राज कर रहा है। अब क्या होता है कि 1757 में प्लासी का युद्ध होता है और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये दोनों के दोनों युद्ध कौन जीत जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। इन पे जीतने के बाद इनसे पहले पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार के रूप में ही थी, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का काम कर रही थी। पर इसके बाद राजनीतिक प्रभुत्व भी जमाने लगी। भाई यहाँ के लोगों से टैक्स हम लेंगे, यहाँ पे हमारा राजा बैठेगा, हमारे हिसाब से शासन चलेगा, तो राजनीतिक प्रभुत्व जमाने लगी। भारत के लोगों को तो चिंता थी, इससे ज्यादा चिंता ब्रिटेन के लोगों को भी होने लगी। ब्रिटेन के जो दूसरे व्यापारिक समूह वो कहने लगे यार हमारा तो कुछ होगा ही नहीं। वो रानी के पास गए, वहां के जो संसद है वहां गए, बोले कि सर ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी तो फिर क्या करेगी, हमारा तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। रानी ने भी, राजा ने भी सोचा यार बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि कल को अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इतनी पावरफुल बन गई तो हमसे तो हमें वो पूछेगी नहीं, पूरे भारत को वही कब्जा कर लेंगे। भाई एक व्यापारिक समूह जाकर के पूरे वहां के राज करे और हमें नहीं पूछे तो बुरा लगेगा। तो इसलिए क्या हुआ, 1773 से ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उनको नियंत्रण में लाने के लिए, उनको दिशा निर्देश देने के लिए ब्रिटेन के संसद से, ब्रिटेन के पार्लियामेंट से कानून आना शुरू हुआ, जिसे हमने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट कहा। फिर आगे चार्टर एक्ट आएंगे इस प्रकार से। और 1857 में जब 1857 की क्रांति होती है, इस 1857 की क्रांति के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को हटा दिया जाता है और वहां की जो क्राउन है, वहां का जो राजा है, वहां की जो संसद है, वो कहती है कि आप चिंता, भारत के लोगों को कहते हैं आप चिंता मत करो, चिंता मत करिए, आज से ईस्ट इंडिया कंपनी को हमने हटा दिया। जो आप पे शोषण कर रही थी, आप पे अत्याचार कर रही थी, आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही थी, हमने उनको हटा दिया। अब डायरेक्ट हम आपके साथ हैं। तो 1858 से क्या हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आने लगे, भारतीय शासन अधिनियम आने लगे। भारतीय शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, इस प्रकार से अन्य अन्य कानून आने लगे। मैं मुख्यतः जो चर्चा करूंगा वो 1919 का अधिनियम, ओके, और उसके बाद एक आया 1935 का अधिनियम। ये 1935 का अधिनियम ये बहुत 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 ज्यादा महत्वपूर्ण है।
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। इसमें काफी हद तक राजनीतिक जो शासन की बातें हैं वो काफी हद तक बातें करेगी कि भाई 2 स्तरों पर सरकार होनी चाहिए, इस प्रकार से संसद का रूप होना चाहिए, गवर्नर की बातें, काफी हद तक इसमें बातें करेगी। और जब हमारा संविधान का निर्माण हुआ तो इसमें से काफी कुछ लिया भी गया, काफी भाग हमारे संविधान में इस 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में से लिया गया। 1935 का अधिनियम मैंने क्यों चर्चा करी वो भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो यहां तक कि तो वो कहानी थी जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, उनको हटा दिया जाता है, डायरेक्ट क्राउन राज करना शुरू करता है। अब आ जाइए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो 1919 में आया, 1935 में आया, अब 1947 में आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इससे पहले क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन आए, वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं। क्रिप्स मिशन को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक कहकर के लात मार दी थी, बोले भाग यहां से। फिर कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन में फिर छोटा सा मुंह लेकर के क्रिप्स, स्टॉफर्ड क्रिप्स अपना आ जाता है, गांधी जी प्लीज इस बार तो मान जाना। तो गांधी जी बोले रो मत चल बैठ करके बात करते हैं। ओके, तो फिर कैबिनेट मिशन की बात मान ली जाती है। और कैबिनेट मिशन ने, एक बात ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन ने पाकिस्तान की जो मांग थी, मुस्लिम लीग की मांग थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए, उसकी मांग को ठुकरा दिया था और एक अविभाजित भारत की एक संविधान सभा का गठन किया था। यहां तक की बात हमारे क्लियर। इसके बाद कोई कानून आया नहीं। क्यों नहीं आया? क्योंकि 1939 में खुद ब्रिटेन क्या हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध में फंस गया। द्वितीय विश्व युद्ध में फंसने के बाद 1939 से लेकर 45 तक फंस गया। और मैंने आपको बताया था स्टॉफर्ड क्रिप्स जब आता है, क्रिप्स मिशन जब आता है भारत में, तो भारत से युद्ध के लिए सहयोग मांगता है, पर भारतीय मना कर देते हैं और ब्रिटेन की बिल्कुल कमर टूट जाती है किसमें, युद्ध में। और युद्ध खत्म होने के बाद वहां की सरकार भी बदल जाती है। पहले विंस्टन चर्चिल वहां का प्रधानमंत्री था, फिर अटेली वहां का प्रधानमंत्री बन जाता है। और अटेली आते ही कहता है ये आजाद करो, अब अपन को किसी पे राज नहीं करना, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा अपन लोगों का, अपन को फ्री करना है। तो अब 1935 के बाद जो डायरेक्ट कानून आएगा वो आएगा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ओके, इस अधिनियम को हम 2 नामों से और जानेंगे। एक है विभाजन योजना और एक हम इसे कहते हैं माउंटबेटन योजना। देखिए, पहले तो हम तीनों का मतलब समझते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्यों कहा गया? अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून। और एक कानून कहां से बना है? ब्रिटिश के संसद से बना है। ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है वहां से बनकर के आया है। और ये जितने भी कानून पहले बनकर के आ रहे हैं वो वहीं से बनकर के आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई हमारे ऊपर कौन राज कर रहा है? कौन राज कर रहा है? ब्रिटेन राज कर रहा है। और ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है? वहां की संसद है। वैसे तो राजा रानी होता है, वहां पे संवैधानिक राजतंत्र है बच्चों, जहां पे राजा एक नाम मात्र होगा परंतु सारे काम वहां की संसद करेगी। तो संसद थी, तो वहीं से कानून बन करके यहां आया करते थे। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ये क्या है? भारत की स्वतंत्रता के लिए, आजादी के लिए कानून था। कब आया? 1947 में आया। इसके बाद इसे विभाजन योजना क्यों कहा जाता है? इसी कानून के तहत भारत के 2 भाग हुए थे, जो एक भारत बना और एक पाकिस्तान। फिर बात आती है माउंटबेटन योजना क्या है? माउंटबेटन क्या था? भारत में ब्रिटिशर्स का सबसे बड़ा पोस्ट पे बैठा हुआ व्यक्ति था। ओके, और यह कानून वही इसी ने वहां की संसद में पास कराया और भारत का गवर्नर जनरल, आखिरी गवर्नर जनरल के पद पर भी ये भारत में रहा। तो ये माउंटबेटन व्यक्ति था। मैं इसकी आपकी तस्वीर दिखाऊंगा। ये माउंटबेटन ये लेकर के आया, इसलिए में से क्या है, माउंटबेटन योजना भी कहते हैं। जैसे मैंने कहा क्रिप्स योजना कहा था, क्रिप्स मिशन की चर्चा करी, कैबिनेट मिशन की चर्चा करी, जैसे जैसे नाम होते हैं। और पहले आपने रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ा होगा, तो जो व्यक्ति लेकर के आता है उनके नाम पर वो आ जाता है। तो यहां पे तीनों का मतलब समझ के मैं आ गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, विभाजन योजना और माउंटबेटन योजना। अब बात आती है इनमें क्या क्या प्रपोजल्स रखे गए, क्या क्या प्रस्ताव रखे गए कि भाई आपको इस अधिनियम के तहत ये बातें हो जाएंगी। भाई अधिनियम या कानून में क्या आता है, कुछ बातें लिखी हुई आती है। जैसे आज हमारे देश की संसद कोई कानून बनाती है, जैसे मान लीजिए गाड़ी को लेकर के कोई कानून बना, उसमें कुछ बातें तो लिखी हुई होगी ना। भाई 3 सवारी नहीं बैठोगे। पहला कानून, मोटरसाइकिल पे 3 लोग नहीं बैठोगे। दूसरा कानून, आपको हेलमेट लगाने हैं। तीसरा कानून, 2 व्यक्ति बैठे तो दोनों को हेलमेट लगाने हैं। ठीक है, इस प्रकार से कानून बने हुए आते हैं। तो अब इस वाले अधिनियम में क्या क्या बातें लिखी हुई थी वो जानते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें यह कही गई कि इसी अधिनियम से, इसी से भारत के 2 भाग हो गए, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान, भारत के 2 भाग कर दिए। और किस में से करे हैं? जो ब्रिटिश भारत है उसमें से भाग करे गए भारत और पाकिस्तान। और जो रजवाड़े थे, जहां पे राजाओं का शासन चला करता था भारत में, उन रजवाड़ों को क्या कर दिया गया? आजाद कर दिया गया। कहा कि आप भारत में शामिल होना चाहते हो भारत में हो जाओ, पाकिस्तान में होना चाहते हो पाकिस्तान में हो जाओ, और स्वतंत्र रहना चाहते हो स्वतंत्र रह जाओ। तो सबसे पहला तो यहां से क्या हो गया? विभाजन हो गया। दूसरा, यहां पर यह कहा गया ये जो दोनों अधिराज्य हैं,
ये दोनों जो अधिराज्य, अधिराज्य का मतलब क्या होता है? डोमिनियन। अब इस डोमिनियन या अधिराज्य को समझो। दो अधिराज्य हैं, दो कौन कौन से? एक भारत, एक पाकिस्तान। सबसे पहले इस डोमिनियन या अधिराज्य की बात समझो। मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास समझाता हूं। 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया था। आप कक्षा 10 में पढ़कर के आए हैं हिस्ट्री में, गो बैक साइमन, गो बैक साइमन के नारे लगे। जब साइमन कमीशन भारत आया, उसका विरोध हुआ, तो यहां पर जो मौजूदा वाइसरॉय थे, वाइसरॉय क्या है? सबसे बड़ा पद था जिसपे लॉर्ड इरविन बैठे हुए थे। ब्रिटिशर की तरफ से सबसे बड़ा पद था, जैसा आज हमारे राष्ट्रपति है ना, सबसे बड़ा पद है, तो उसी प्रकार से वाइसरॉय थे। तो वो वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने भारत के नेताओं को यह बात कही कि भाई आप नाराज मत हो, हम आपको क्या है? डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। अभी डोमिनियन का मतलब क्या था? डोमिनियन का मतलब यह था कि यह भारत है और इस भारत सारे के सारे काम भारत ही करेगा। अपना कानून भारत बनाएगा, अपने विदेश के रिश्ते भारत निभाएगा, कम्युनिकेशन, सारे के सारे जो काम करने वो भारत ही करेगा। पर एक कागज के तौर पर जो ब्रिटेन में सबसे सर्वोच्च पद है, और ब्रिटेन में सर्वोच्च पद किसका है? राजतंत्र का। राजा या रानी जो भी होगा वो भारत का भी क्या होगा? सर्वोच्च पद होगा। वो क्या होगा? भारत का भी सर्वोच्च पद होगा। मतलब क्या है कि जैसे आज तो हम लोग क्या करते हैं, आज तो हम लोगों ने क्या कर दिया कि हमने राष्ट्रपति को सर्वोच्च बना दिया, राष्ट्रपति सुप्रीम है हमारे। अगर हम उस समय 1928-29 में हम अधिराज्य को अपना लेते, डोमिनियन स्टेटस को अपना लेते, तो आज भी हमारे लिए सुप्रीम कौन होता? ब्रिटेन की राजा रानी होती। जैसे सारे काम हम लोग ही करते हैं, पर सुप्रीम जो है वो राजा रानी होता है। जो ब्रिटेन में सुप्रीम होता वही हमारे यहाँ पे सुप्रीम होता है। जैसे कि आज ऑस्ट्रेलिया में ये सीन है, सब कुछ ऑस्ट्रेलिया की सरकार चलाती है, परंतु ऑस्ट्रेलिया आज भी क्या है? डोमिनियन है टू द ब्रिटेन गवर्नमेंट। ब्रिटेन की जो मोनार्की है, वहां का राजतंत्र है, उसके अधीन है। ये वाली बात उठी, पर जो युवा नेता थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने विरोध करा और 1929 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ कांग्रेस में, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग करी और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज के लिए लोगों ने शपथ ली। उस समय इस बात को नकार दिया गया कि हम डोमिनियन स्टेटस को नहीं अपनाएंगे। पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में यह बात कही गई कि जब तक दोनों देशों के संविधान तैयार नहीं हो जाते, जब तक दोनों देशों के संविधान तैयार नहीं हो जाते, तब तक ये दोनों देश क्या हैं? अधिराज्य हैं, डोमिनियन हैं। किसके? ब्रिटेन सरकार के, या ब्रिटेन के राजतंत्र के, ब्रिटेन के राजा या रानी के। सिर्फ जब तक इनकी खुद की कानूनी व्यवस्था नहीं बन जाती। तो जैसे कि हमारी 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाएगी, तो हमारा क्या है? इनसे अधिराज्य हट जाएगा, डोमिनियन हट जाएगा। और 1956 में जाकर के पाकिस्तान का संविधान तैयार होता है, तो 1956 में पाकिस्तान के सिर से भी ये अधिराज्य हट जाएगा, डोमिनियन हट जाएगा। ये सिर्फ जब तक था जब तक आप अपना संविधान, कानून व्यवस्था तैयार नहीं कर लेते। तीसरा सवाल ये उठा कि अब अगर ब्रिटिशर्स चले जाएंगे भारत को छोड़ करके, तो देश में कैसे देश चलेगा, कैसे कानून विधि चलेगी? तो यह बात कही गई कि जब तक भारत का संविधान तैयार नहीं हो जाता, यहां पे जो भारतीय शासन अधिनियम 1935 वाला है, इसके तहत देश को चलाया जाएगा। कौन सा? ये वाला जिसकी मैंने अभी चर्चा करी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसमें जो बातें लिखी हुई है उसके हिसाब से दोनों देश चलेंगे, भारत भी और पाकिस्तान भी, दोनों अपने हिसाब से चलाएंगे। और इसके अलावा एक और प्रावधान करा गया। वो एक प्रावधान ये था कि जो संविधान सभा है, दोनों जो देशों की संविधान सभा है, वही क्या होंगी? भारत की विधायिका, भारत और पाकिस्तान की विधायिका होंगी। अब विधायिका आप सभी को पता है कानून बनाने वाली बॉडी होती है, जैसे कि आज हमारे देश में संसद है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर आपसे कभी सवाल आए भारत की प्रथम संसद कौन थी, तो भारत की प्रथम संसद कौन थी? संविधान सभा थी। अब यहां पर क्या था? संविधान सभा को दो काम करने थे। पहला काम संविधान का निर्माण और दूसरा काम कानून बनाने के लिए। तो संविधान सभाएं दो बार मिलती थी, दो रोल निभा रही थी, एक संविधान बनाने का और दूसरा विधायिका, कानून बनाने का। भाई जब तक हमारा संविधान बनकर के तैयार नहीं हो जाता, तब तक तो कानून बनाने होंगे ना। मान लो 1935 की कोई चीज ऐसी हमें सही नहीं लग रही, हमें हटानी है, तो कौन हटाएगा? संविधान सभा हटाएगी। तो संविधान सभा को पहली संसद घोषित कर दिया गया। बोले भारत की जो संविधान सभा है वो भारत की पहली संसद है, और जो पाकिस्तान में संविधान सभा है वो पाकिस्तान की पहली संसद है। इनको पूरा पूरा अधिकार दिया गया कि अगर आपको ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून आज अनुचित लगता है, बेकार लगता है, आप उसे हटा भी सकते हैं, उसे बदल भी कर सकते हैं, उसमें कोई बदलाव भी कर सकते हैं, जो आपको करना है वो कर सकते हैं। और इस सारे के सारे अधिकार किसको दे दिए गए? संविधान सभा को दे दिए गए। जो लोग
भारत के संविधान पे सवाल खड़े करते हैं कि भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे हैं, इतना समय लेने की आवश्यकता क्या थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, संविधान सभा में बैठे जो नेता हैं वो उस समय उस विभाजन के दर्द को भी देख रहे हैं। वो आजादी में तो मिली है, पर लोग जितने मर रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उस दर्द को भी वो लोग झेल रहे हैं। उसके साथ संविधान का भी निर्माण कर रहे हैं और उसके साथ साथ जब जब कानून बनाने की आवश्यकता हो रही है, कानून भी बना रहे हैं। अब एक लास्ट लेक्चर को आप याद करिए, मैंने क्या कहा था, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे। पर जब हम विधायिका के रूप में मिलेंगे, जब ये संविधान सभा देश के कानून बनाने के रूप में मिलेगी, नॉर्मल कानून बनाने के रूप में मिलेगी, तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी मालवंकर साहब। जीवी मालवंकर साहब जी होंगे। तो जब संविधान बनाने के लिए मिल रहे हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, और जब देश में कानून बनाने के लिए मिल रहे हैं तो जीवी मालवंकर साहब। तो यहां पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम में 3-4 प्रावधान हमें देखने को मिलते हैं। पहला तो 2 भाग कर दिए गए, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान। दोनों को अधिराज्य घोषित करा गया कि जब तक आपका संविधान नहीं बन जाता तब तक आप ब्रिटेन के अधीन है, आप अधिराज्य हैं, उनके डोमिनियन है। तीसरा, जब तक संविधान नहीं बन जाएगा, भारतीय शासन अधिनियम 1935 से देश चलेगा और उसमें भी कोई परिवर्तन, कोई भी बदलाव करना हो तो विधायिका होगी, और विधायिका कौन है? संविधान सभा है। तो पहली संसद, पहली विधायिका, पहले कानून बनाने वाली जो संस्था है वो कौन है? संविधान सभा है। फिर 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो जाएगा और उसके बाद 1951 के अक्टूबर से लेकर फरवरी 1952 तक चुनाव होंगे और उसके बाद से देश में क्या हो जाएगा? जो निर्वाचित सरकार है वो देश में काम संभालना शुरू कर देगी। यह था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसमें और भी काफी प्रावधान थे, पर जितना हमारे लिए आवश्यकता था, जितनी हमारी जरूरत थी, मैंने आपको उतना दे दिया। ये क्या है? ये पावर बूस्टर डोज है, ठीक है। जैसे हम मेडिसिन लेते हैं ना, दवाई लेते हैं, तो डॉक्टर दवाई भी क्या होता है? डोज के हिसाब से देता है। वो बिल्कुल भी इतनी नहीं दे देता कि ले ले बस, नहीं। वो भी क्या, बॉडी को जितनी आवश्यकता होती है ना उतनी। अगर मैं आपको पूरा ज्यादा कुछ दिमाग में डाल दूंगा ना, तो आप बिल्कुल ऐसा हो जाओ, सर क्या कर दिया। लिमिट में, धीरे धीरे, थोड़ा 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 रोज अपन पढ़ेंगे, बढ़िया पढ़ेंगे, मस्त क्वालिटी का अपन लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर किस प्रकार से ब्रिटिश शासन की शुरुआत हुई वो बताया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को क्या क्या कहा जाता है? विभाजन योजना, माउंटबेटन योजना कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो भी बता दिया। और ये कब आई है भारत में? 3 जून 1947 को आई है। ओके, और इसमें क्या क्या प्रावधान थे वो भी सारे चर्चा कर लिए। अब आइए एक बार जीवी मालवंकर साहब से अपन मिल लेते हैं। ये हैं गणेश वासुदेव मालवंकर। ओके, तो ये थे जब भारत की संविधान सभा विधायिका के रूप में काम करेगी, कानून बनाने के रूप में काम करेगी, तो उसके अध्यक्ष कौन होंगे? जीवी मालवंकर साहब होंगे। यहां तक की बात अपनी पूरी क्लियर। आइए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्वरूप, संविधान सभा का स्वरूप, ठीक है। अब देखिए, हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा कि भारत का संविधान कैसे बना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी यही बात कही थी। अगर आपसे कभी एक सटीक सवाल पूछा जाए कि भारत के संविधान का निर्माण किसने किया है, तो आप आसान भाषा में प्यारे प्यारे शब्दों में कह देंगे कि संविधान सभा ने। यह बात तो हमारी क्लियर हो गई, संविधान सभा ने किया है। पर अभी संविधान सभा का स्वरूप कैसा था? स्वरूप का मतलब क्या होता है? उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? फॉर्मेशन या स्वरूप का मतलब यहां पर यह है, कितने कांग्रेस के गए, कितने मुस्लिम लीग के जीत करके गए, कितने हिंदू जीत करके गए, कितने मुसलमान जीत करके गए, सबकी पूरी जो डिटेल है वो यहां पर मैं जाननी। तो भारतीय संविधान का स्वरूप, ये पहले मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। ये कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन साहब है, ठीक है। ये लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून 1947 की योजना के अनुसार सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। देखिए, अब 3 जून 1947 की योजना। अब यहां पर अगर मैं आपको भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम नहीं समझाता तो आपको यह बात नहीं समझ में आता कि कौन सी योजना की बात किताब वाला कर रहा है और 3 जून 1947 को ऐसा स्पेशल क्या हुआ था, ऐसी क्या घटना हुई थी। पर अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि 3 जून 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम भारत में आ गया था, उस पर चर्चा विचार विमर्श हो गया और उसे लागू कर दिया गया। उसके अनुसार क्या हुआ? सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई, 299 रह गई। तो पहले कितने थे सर? पहले थे टोटल कितने थे? 389। ओके, इस 389 में से 296 तो ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश के जो प्रांत थे वहां से, और 93 कहां पर से थे? जो रजवाड़े हैं उनसे। अब ये संख्या घट गई, संख्या घट करके कितनी हो गई? 299। कितनी हो गई? 299। भारत की संविधान सभा में, भारत की संविधान सभा में कितनी हो गई? 299। 299 में से क्या था? यहां पर 296 में से हमारे पास कितना है? 229, और यहां पर से कितने मिले हमें? 70। तो ये आप टोटल देखिएगा 99, तो ये 299 बता दिया ना, बराबर हो गया अपना। तो अब आजादी के बाद
भारतीय संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांत में से कितने सदस्य थे? 229। और रजवाड़े, काफी रजवाड़े भारत में मिल चुके थे, तो उनके 70 सदस्य भारत की संविधान सभा में आ चुके थे। तो भारतीय संविधान सभा का आजादी के बाद या इस योजना के बाद क्या हो गया, उसका स्वरूप, उसका फॉर्मेशन बदल गया। जहां पर पहले 389 मेंबर्स हुआ करते थे अविभाजित भारत में, अब उसमें कितने हो गए? 299 हो गए हैं, 299 हो चुके हैं। और पहले ब्रिटिश प्रांत से टोटल अविभाजित भारत में हमने 296 296 चुने थे, जिनमें से 229 आज भारतीय संविधान सभा में मौजूद थे, और 93 जो रजवाड़ों से चुने थे, मतलब राजाओं ने भेजे थे, उनमें से 70 आज भारतीय संविधान सभा में मौजूद थे। तो संख्या घट करके 299 हो गई, और अब उनके पास 90 जो है वो कहां चले गए? पाकिस्तान की संविधान सभा में चले गए, पाकिस्तान का संविधान सभा में चले गए संविधान निर्माण करने के लिए। कुल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। तो संविधान पे टोटल कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284। लोगों ने कितने चुने? 389 चुने। हमें मिले कितने? 299 मिले। और हस्ताक्षर कितनों ने करा? 284 ने। अब यहां पर आपसे अगर कभी पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान सभा ने संविधान पर कब हस्ताक्षर करे, कब सिग्नेचर करे, तो आप बिल्कुल आसानी से याद रखिएगा, इस 8 को तो बीच में से काट दीजिएगा। कितना रह गया? 24। कितना रह गया? 24। और यह क्या है? सदस्य। तो से सदस्य सर्दी, तो सर्दी का मौसम बिल्कुल कड़ाकेदार ठंड कब होती है? जनवरी में। और राजस्थान से हूं मैं, राजस्थान में सर्दी को जाड़ा भी बोला जाता है। जाड़ा मतलब बहुत ज्यादा भयंकर वाली जो ठंड होती है, तो जैसे जाड़ा जैसे सर्दी आ जाती है ऐसे। तो 24 जनवरी को भारतीय संविधान सभा ने इस पर हस्ताक्षर किए, और कितने सदस्यों ने करे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे। तो मतलब काफी 90% से ज्यादा लोग हस्ताक्षर कर चुके थे। 15 लोग जिन्होंने नहीं करे, काफी ऐसे थे, देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के समय में काफी उनकी उम्र भी हो चुकी थी, काफी लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, डेथ हो चुकी थी, ठीक है, काफी लोग अस्वस्थ थे तो नहीं पहुंच पाए। तो बाकी पर 90% लोगों ने तो साइन करे, तो ये संविधान हमारा बिल्कुल वैलिड है। तो 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करे। लेकिन संविधान सभा के गठन पर देखिए, अब भारत के संविधान पे कुछ सवाल खड़े करे जाते हैं। तो अब जो संविधान सभा का गठन हुआ उस पर कुछ सवाल थे, तो वो देखिए क्या है। संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गए थे। अब यहां पर यह बात कही गई है कि जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो 389 मेंबर्स हम लोगों ने चुने थे, कब चुने? जुलाई अगस्त 1946 में जिन्हें चुना गया था, उन्हें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुना गया था। पहले तो यह समझते हैं ये क्या है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार या सार्वभौमिक मताधिकार। धर्म, जाति, शिक्षा, लिंग और आय के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों को एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर वोट देने का अधिकार होगा। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, देखिए सार्वभौमिक का मतलब यह होता है यूनिवर्सल, सबके लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है, सबके लिए एप्लीकेबल हो। भाई वो क्या है? यूनिवर्सल है, वो सार्वभौमिक है। जैसे कि मैं एक यूनिवर्सल ट्रूथ आपको बताता हूं, डेथ, मृत्यु। ऑस्ट्रेलिया में जो इंसान रहता है उसकी भी मृत्यु होगी, इंडिया में रहता है उसकी भी होगी, और कहीं अमेरिका में रहता है तो उसकी भी होगी। सार्वभौमिक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है भैया, मानना ही है इसको। अब यहां पर सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, एडल्ट, एडल्ट मतलब वयस्क, वो एक निश्चित उम्र की बात करता है। इस उम्र के बाद हम वयस्क या एडल्ट मान लेते हैं कि हाँ भाई ये इंसान एडल्ट है, इसमें मैच्योरिटी आ चुकी है, परिपक्वता आ चुकी है। मताधिकार, इसमें देखिए मत मतलब वोट, और अधिकार मतलब वोट देने का अधिकार, या हम इसे सफ्रेज भी कहते हैं इंग्लिश में डियर। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफ्रेज या यूनिवर्सल एडल्ट राइट टू वोट, यह भी कहा जाता है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के अंतर्गत क्या आता है कि हमारे देश में एक निश्चित आयु को पाने के बाद सभी लोग मतदान कर पाएंगे, चाहे वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी लिंग के हो, किसी भी रंग के हो, उन्होंने चाहे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई करी और बिल्कुल टॉप लेवल की भी पढ़ाई करी, इन सबको वोट देने का अधिकार होगा। अब जब भारत का संविधान बना तो उसमें कितने उम्र के लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया? 21 वर्ष के लोगों को। जब भारत का स्टार्टिंग में संविधान बन चुका था, उसमें यह कहा गया कि भारत में जितने भी नागरिक रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन सबको 21 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सभी को वोट देने का अधिकार होगा, चाहे वो किसी जाति, धर्म, लिंग, रंग, आय के या आयु के हो। आयु तो 21 होनी चाहिए, और सभी व्यक्ति का 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू होगा। मैं वोट डालूंगा तो भी एक है, और देश का राष्ट्रपति साहब वोट डालेंगे तो भी एक है। 21 साल की आयु दी गई। परंतु 1989 में संविधान में संशोधन करा गया, बदलाव करा गया। ये जो बदलाव करा गया था वो कौन सी बार था? 61वीं बार बदलाव करा गया। 61 टाइम
अमेंडमेंट था भारत के संविधान में, और इसमें यह बात कही गई, उन्हें लगा कि नहीं, अब भारत के बच्चे बड़े हो रहे हैं, 21 साल तो बहुत दूर है, तो एक काम करो 18 के बाद ही वोट दिलवाना शुरू कर दो। तो अब अगर आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि भारत में जो उम्र घटाई गई है वोटिंग की, वो कब घटाई गई है, तो 1989 में घटाई गई। कब घटाई गई है? 1989 में घटाई गई है, और 21 से 18 कर दी गई है। और संविधान में कौन सा संशोधन था? 61वां संशोधन था। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब यहां पर पीछे वाली स्लाइड पर आ जाओ। अब यहां पर यह बात कही जाती है कि जो संविधान सभा का जो गठन हुआ था ना, वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ। फिर कैसे हुआ था? तो मैंने आपको बताया था, जो ब्रिटिश प्रांत थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ठीक है, वहां पे जो भारतीय लोग चुन करके गए थे, ठीक है, अलग अलग समुदाय के हिंदू, सामान्य, मुसलमान और सिख, जिन समुदाय के लोग चुन करके गए थे, अब उनको वोट किसने करा था? उनको तो जनता ने वोट करा था, परंतु अंग्रेजों के समय में सीमित मताधिकार था, लिमिटेड मताधिकार था। सीमित कैसे था? जो टैक्स दे सकते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी हो, संपत्ति हो, और जो एजुकेटेड हो, पढ़े लिखे लोग हो, सिर्फ उन्हों को ही क्या वोट देने का अधिकार था। इसके अंतर्गत तो सिर्फ 10% लोग ही आते थे। मतलब पूरे भारत के लोगों ने तो मतदान करा ही नहीं। इन्होंने मतदान करा, इन्होंने यहां पे नेताओं को चुना, और फिर इनके द्वारा यहां पे जो ब्रिटिश प्रोविंसेस में जो नेता जीत करके गए वहां की विधानसभाओं में, उन्होंने क्या करा है? संविधान सभा के लोगों को चुना, संविधान सभा के लोगों को चुना है। तो यहां पर यह बात कही जाती है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं हुआ। परंतु मैं आपको एक बात बता देता हूं, अगर डायरेक्ट चुनाव भी कराए जाते हैं संविधान सभा के लिए, कि हाँ भाई लोगों को खड़ा कर दिया और बोल दिया डायरेक्ट पब्लिक वोट करे किसको चुनना है किसको नहीं चुनना, तो भी जो हमें देखने को मिलता है, जो जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही हमें देखने को मिलते हैं, वही संविधान सभा में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पे वयस्क, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर नहीं चुने गए, परंतु फिर भी ऑलमोस्ट जो हमारे संविधान सभा में जो लोग पहुंचने चाहिए थे वो पहुंचे, और बिल्कुल एक वाजिब संविधान सभा का गठन हमारे देश में हुआ। यह तस्वीर मैंने आपको वोटिंग की दिखाई है। सभी धर्मों के सदस्यों को ऊपर बताई गई विधि से प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पे सभी सदस्यों को, सभी धर्मों के जो सदस्य उन सबको क्या है? प्रतिनिधित्व दिया गया, संविधान सभा में भेजा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे 3 ग्रुप बनाए गए, एक मुस्लिम्स का, सिख्स का, सिख और जनरल। ओके, मुस्लिम, सिख और जनरल 3 समुदाय बनाए गए। तो मुस्लिम भी चुन करके गए हैं, सिख भी चुन करके गए, और जनरल सामान्य में फिर बाकी सब जो है हिंदुओं में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां ये भी आ जाएंगी, पारसी, एंग्लो इंडियन, सब कुछ सामान्य में आ जाएगा। ओके, तो सारे धर्मों को क्या दिया गया है? प्रतिनिधित्व दिया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान सभा में अनुसूचित जातियों के 28 सदस्य थे। कितने थे? 28, 28 मेंबर्स थे। कितने थे? 28 मेंबर्स थे। अब एक बार अपन ये देख लेते कितने कितने सदस्य किनके थे। मैं जो चर्चा कर रहा हूं वो 1946 के चुनाव के बाद चर्चा कर रहा हूं कि कितने कितने लोग चुन करके गए। देखिए पहले अपन पार्टी के हिसाब से देख लेते हैं, जो दल थे वो, यहां पे जो कांग्रेस ने सीटें जीती वो जीती थी 208 सीटें कांग्रेस ने जीत ली थी। कांग्रेस के मेंबर जीत करके गए थे। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट पार्टी थी वो थी मुस्लिम लीग, इन्होंने जीती 73, और इसके अलावा जो अदर पार्टीज थी वो थी 15। कोई निर्दलीय है, कोई दूसरी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी का कोई जीत गया, कोई इंडिपेंडेंट पार्टी का जीत गया, ऐसा। अब टोटल करिए 8 और 8 16 हासिल की 1 9 296 तो ब्रिटिश प्रांतों की बात करनी है मैं, क्योंकि वो तो जो 93 चुन करके आए थे वो तो राजा महाराजाओं ने भेजे थे। तो ये तो क्या था? पार्टियों का, पार्टी में से जो लोग जीत करके गए थे वो मैंने बताया। अब अगर आप वर्गों के हिसाब से देखते हैं तो वो देखिए, अगर मैं बात करूं हिंदुओं की तो 163 हिंदू जीत करके गए। मुस्लिम कितने थे? 80 मुस्लिम्स। शेड्यूल कास्ट या अनुसूचित जाति या जिन्हें हम लोग दलित के नाम से भी जानते हैं वो कितने जीत करके गए? 31। ओके, इसके बाद जो पिछड़ी जनजातियां थी, पिछड़ी जनजातियों से कितने जीत करके गए? 6 लोग। जनजातियां या ट्राइबल्स जो जंगलों में रहा करते थे, आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो। इसके अलावा सिख जो जीत करके गए वो 4 थे, एंग्लो इंडियन 3, पारसी भी 3, इसमें भी 6 और बाकी है। तो 6 कौन थे? जो भारतीय क्रिश्चियन थे वो लोग हैं। मैं भी आपको सारे समझा दूंगा कौन कौन क्या था। भारतीय ईसाई वो कितने थे? 6। अब आप इसका टोटल करेंगे तो 296 आ जाएगा अपना। तो हिंदू कितने? 163
मुस्लिम कितने 80, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति जो जिन्हें हम लोग दलित वर्ग के नाम से भी जानते हैं वो 31 थे, जिनमें से एक प्रोमिनेंट एक जाना माना जो चेहरा था वो खुद बाबा साहब अंबेडकर थे। पिछड़ी जनजातियां 6, सिख समुदाय के 4, एंग्लो इंडियन कौन हुआ करते हैं? एंग्लो इंडियन कौन है? जैसे कि ये यूरोपियन है। यूरोपियन कौन थे? जो यूरोप से आए थे, जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए, डच हो गए, पोर्टुगीज हो गए। तो उनके जब उनके जो पुरुष भारत में आए और उनको भारतीय नारियां क्या हो गई? पसंद हो गई, प्यार हो गया उनसे, प्यार हुआ तो विवाह रचा लिया। अब शादियां रचा ली तो जो उनके बच्चे हैं, उनके जो चिल्ड्रन हैं, उनको क्या कहा गया? एंग्लो इंडियन कहा गया। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीय महिला होनी चाहिए और पुरुष यूरोपियन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडियन पुरुष ने बोला नहीं रानी जी आई है, उनकी डॉटर से मैं तो शादी करूंगा, मुझे तो प्रेम हो चुका है उनसे, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो भारतीय नारी वही होनी चाहिए और यूरोपियन पुरुष होना चाहिए और उनके बच्चे एंग्लो इंडियन। तो वो भी कितने थे? यहाँ पे 3 उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया था। ये 296 था। और यहाँ पे जो ये कहा गया अनुसूचित जाति के 28 सदस्य थे। तो अब आप कहोगे सर आपने तो 31 बताया, तो मैंने आपको क्या कहा? मैंने 1946 के हिसाब से बताया। फिर विभाजन हुआ तो 3 जो अनुसूचित जाति के सदस्य हैं वो हो सकता है पाकिस्तान की सभा में चले गए हों। यहाँ पे अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एक ही बात, वो हिंदी इंग्लिश का ही है बस। संविधान सभा में कांग्रेस का वर्चस्व था और उसे 82% सीटें प्राप्त थी। तो मैंने क्या कहा? 208 टोटल जो 296 में से अगर आप देखेंगे तो 208 पे कौन जीत करके गई थी? कांग्रेस। तो कांग्रेस का वर्चस्व था। अब आप यहाँ पे कहेंगे क्या फिर पूरी संविधान सभा पे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही डोमिनेशन रहा है? सिर्फ कांग्रेस ने ही अपनी ये चलाई कि नहीं देखो हम बना रहे हैं संविधान, तो क्या कोई दूसरी पार्टियां नहीं थी? देखिए कांग्रेस क्या है, कांग्रेस उस समय पूरा एक फेस बनी हुई है भारत का और उसमें सभी वर्ग के लोग, सभी विचारधारा के लोग आ जाते हैं। विविधताओं से भरी हुई पार्टी थी। विविधताओं का मतलब क्या होता है? जिसमें क्या हो? वेराइटीज हो। अब कांग्रेस में हिंदू धर्म के लोग भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जातियां और स्वर्ण जातियों के भी लोग थे, अमीर भी थे, गरीब भी थे, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी थे, शहरी क्षेत्रों के लोग भी थे, पढ़े लिखे लोग भी थे, थोड़े कम पढ़े लिखे लोग भी थे, दक्षिण भारत के लोग भी थे, उत्तर भारत के भी लोग थे। तो सारी विविधताएं, सारी भाषा के लोग कांग्रेस में वहां पर थे। तो इसलिए कांग्रेस ऑलरेडी एक पूरा सिंबल भारत के लिए उस समय थी। अब एक चर्चा करते हैं नागरिकता की, सिटीजनशिप की। देखिए नागरिकता पर अभी हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, या आगे अगर अध्याय में हमें देखने को मिला तो मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा, पर अभी सिर्फ एक छोटी सी बात कही गई वो मैं आपको समझा देता हूं। इसके अंतर्गत अल्पसंख्यक न केवल सुरक्षित होंगे बल्कि धार्मिक पहचान का नागरिक अधिकारों पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे भारत के संविधान जो निर्माता उनकी एक बहुत अच्छी बात रही, उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ पे संविधान का गठन कर रहे हैं और यहाँ पर हम जो नागरिकता की बात संविधान में डालेंगे कि भाई भारत का नागरिक कौन होगा, भारत में कौन रह सकता है, भारत में किसको नागरिकता दी जाएगी, सिटीजनशिप दी जाएगी। तो उसमें हम धार्मिक पहचान को आधार नहीं बनाएंगे, ना तो हम नागरिकता में बनाएंगे और ना ही किसी नागरिक अधिकारों में धार्मिक पहचान को आधार बनाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि हम ये कहते हैं कि नहीं भाई हिंदुओं को ये चीज दे दो, मुसलमानों को ये ना दो, या सिख को दे दो ईसाइयों को मत दो, ईसाइयों को दे दो पर सिख को मत दो, हिंदुओं को मत दो। ऐसा तो है नहीं, सबको बराबर, सबको नागरिकता जो है वो बराबर दी गई है, वही प्रोसीजर हम सब अपनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नागरिकता के लिए और पूरे संविधान सभा में और पूरे संविधान में हमें सबके प्रति एक समान भाव देखने को मिलता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। ओके, ये लेक्चर बहुत अच्छे से आप देखिएगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का बहुत अच्छे से समझिएगा, और फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और कैसा लगा आपको ये लेक्चर जरूर आप प्लीज कमेंट करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे, बिल्कुल आग की तरह इसको फैला दे। ओके, और सब तक फैलाए, चाहे 11th का बच्चा, 12th का बच्चा, कंपटीशन वाला हो, सब। और प्लीज बच्चों जी जान लगा के तैयारियों में जुट जाइए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।